नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। नमस्कार जी पांडे जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सारी दुनिया की निगाहें अब अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर लगी हुई हैं और इसके लिए बाकायदा डिबेट भी शुरू हो चुकी है। जो बाइडन, जो कि एक डेमोक्रेट है, और रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट। अब इस डिबेट को जिन लोगों ने देखा, उनको ये लगा कि बाइडन वाकई बहुत कमजोर है। 81 साल के बाइडन, 75 साल या 75 या 76 साल के ट्रंप, दोनों के बीच मुकाबला हो सकता है क्या? जो डिबेट हुई उसमें बाइडन लड़खड़ाते नजर आए, कभी वो चुप हो गए, कभी उनकी जबान लड़खड़ा गई। हालांकि उन्होंने ट्रंप को लूजर कहा और बेवकूफ भी कहा, निजी शब्द कहते हैं ना, निजी हमले, पर्सनल अटैक भी हुए। लेकिन कुल मिलाकर इस डिबेट में यह देखा गया कि बाइडन लूज करते नजर आए। अब ऐसे में एक बहस और शुरू हो गई है। अमेरिका के एक रिपब्लिकन सांसद हैं टेड क्रूज। उन्होंने कहा कि बाइडन की जगह मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। यह बहस काफी गर्मागर्म है इस वक्त अमेरिका में। तो सूद साहब, ये जो अमेरिका का जो इलेक्शन है जिस पर दुनिया की निगाहें हैं, और एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक डिबेट शुरू होती है ताकि उम्मीदवार पता लगा, उम्मीदवार को भी, जो 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 वोटर है उसको भी अंदाजा लग जाए कि उनका उम्मीदवार कितना सही है, कितना ताकतवर है, वो देश के लिए क्या कर सकता है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बाइडन को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसे यूएस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस डिबेट को। लोग जानना चाहते हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, इनका नजरिया क्या है। देखा जाए तो इस टाइम पे यूएस के अंदर लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि ना तो ट्रंप को पसंद कर रहे हैं, ना जो बाइडन को। और देखा जाए तो दोनों जो इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, बहुत एज हो चुकी है। ट्रंप की उम्र है 78 ईयर्स, लेकिन फिर भी ट्रंप चलते फिरते हैं, ठीक ठाक है। और बाइडन की उम्र है 81 साल। और बाइडन कई बार गिर चुके हैं, लॉन में चलते हुए गिर जाते हैं। एक बार एक प्लेन में चढ़ रहे थे तो 6 बार तो इनकी सीढ़ी के अंदर पैर फिसल गया, बड़ी मुश्किल से प्लेन पे चढ़े। और अभी G7 की मीटिंग हुई थी इटली के अंदर, वहां पे जो मीटिंग में लोग खड़े हुए थे तो ट्रंप अचानक लॉन के अंदर थे, किसी उल्टी तरफ चले गए। तो मेलोनी जो इटली की प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर, उनको पकड़ा और उनको यहाँ पे लेके आई। तो ट्रंप बहुत बार, जो बाइडन बहुत बार बुखला चुके हैं। और लोग ये परेशान है कि कैसे इस उम्र वाला आदमी जो अपनी बातें करते भूल जाता है, कैसे वो गद्दी संभाल पाएगा। और देखा जाए तो बाइडन के पीछे बराक ओबामा है, जो इनको गाइड करते हैं। और जो उनका एंटी इंडिया एजेंडा है, वो बराक ओबामा ही चलाते हैं। बराक ओबामा बहुत एंटी इंडिया है और ये उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अब लोग बहुत परेशान है, जो इनके सपोर्टर हैं जो बाइडन के, और वो कह रहे हैं जी इसको तो चेंज करो, ये कैंडिडेट अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो वैसे लूज कर जाएंगे, ट्रंप वैसे जीत जाएंगे। और इसलिए मिशेल ओबामा का नाम सामने लाया जा रहा है लास्ट स्टेज पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाम चेंज करके भी इनको कोई खास फायदा होगा। और मुझे लगता है कि ट्रंप एक हिसाब से इलेक्शन के अंदर जीत चुके हैं, क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है यूएस के अंदर और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। देखिए, दूसरी बात है कि जो बाइडन की सारी पॉलिसीज फेल थी। पहले तो अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना, और जिस तरीके से इनकी फोर्सेस को विड्रॉ किया गया, यूएस की बहुत इंसल्ट हुई कि ये तालिबान से हार गए। और जिस तरीके से अपना सामान छोड़ के भाग गए, यानी कि आप सोचिए कि लोग अगर आर्मी के भाग रहे हैं यूएस की और अपनी पैंट कमीज छोड़ के भाग रहे हैं, तो आप क्या हाल सोच सकते हैं उनका। सारे अपने इक्विपमेंट ये छोड़ गए उनके पास, तालिबान के पास, जो आज तालिबान यूज कर रही है। और दूसरी तरफ, हाँ, थोड़ा सुन लें जी इसको। जी, बोलिए बोलिए। नहीं सर, खत्म हो गया, वो ज्यादा आवाज साफ नहीं, बोलिए। चलिए, अच्छा, दूसरी इनके जेस्चर बड़े इंटरेस्टिंग है ट्रम्प के। देखिए, वैसे भी दूसरी बात ये, इनका जो हाल हुआ है चाइना की तरफ, चाइना को डील करने का, वहां भी फेल हो चुके हैं। फिर तीसरा ये रशिया यूक्रेन वॉर करा करके, जो बेसिकली यूएस ने कराया, वहां भी यूएस को मार पड़ी है, जो बाइडन को मार पड़ी है। फिर जो इजराइल हमास का वार हुआ, उसके लिए भी बाइडन रिस्पॉन्सिबल है। और फिर जिस तरीके से ईरान सामने उठ के आया है, जबकि ईरान पहले छुप के बात किया करता था, अब सामने आकर के उसने इजराइल पे वार किया, यूएस को भी चैलेंज किया है। तो ये भी बाइडन की हार है। और अगली बात कि इंडिया जो इनका दोस्त था, उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। आप देख लीजिए, बहुत से इश्यूज के ऊपर इंडिया को चैलेंज किया।
पहले निज्जर पे चैलेंज किया, फिर पन्नू पे चैलेंज किया, उसके बाद इन्होंने इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स इश्यू है उसको उठा दिया, उसको हवा देनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने इंडिया के अंदर कन्वर्शन के जो लॉज है जो हमारी गवर्नमेंट ला रही है उसको चैलेंज कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर लोग क्रिश्चियनिटी को, जो हिंदू से क्रिश्चियन हो रहे हैं उसको रोका जाए, या हिंदू से जो मुस्लिम बन रहे हैं उनको रोका जाए। ये चाहते हैं इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी है हिंदू, इनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये यूएस की पॉलिसी है, इसलिए इंडिया भी इनसे नाराज है। और देखा जाए तो इस टाइम पे गल्फ पे नाराज है इनसे, और वहाँ पे डी डॉलराइजेशन चल रहा है, जो अपनी ट्रेड कर रहे हैं वो चाइना के साथ वो कर रहे हैं लोकल करेंसी के अंदर। तो बाइडन पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं और उनको पता चल गया कि फेल है, और उनके पास सभी, अजीब सी बात यह है कि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है बाइडन को रिप्लेस करने के लिए। और अगर बाइडन को था कि आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, आप चीजें याद नहीं रख पा रहे या आप बोल नहीं पा रहे, तो आप छोड़िए, किसी और को आन दीजिए, लेकिन सीट भी नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल भी केजरीवाल जैसा है। अब देखिए दूसरी बात है कि ये डिबेट कब स्टार्ट हुई। यहाँ पे जो टीवी की डिबेट स्टार्ट हुई थी यूएस के अंदर, वो हुई थी सितंबर 26, 1960 को। अच्छा। और डिबेट स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे जॉन एफ कैनेडी के बीच में और रिचर्ड निक्सन के बीच में। उस टाइम पे रिचर्ड निक्सन इलेक्शन में जीत रहे थे, वो आगे थे कैनेडी से, लेकिन डिबेट के बाद कैनेडी आगे हो गए और निक्सन चले गए पीछे। और वहां पे उस टाइम पे यूएस के अंदर लोग टीवी में डिबेट देखा करते थे, और 60s में भी वहां पे 88% लोगों के पास टीवी सेट्स थे, और कैनेडी उसके बाद इलेक्शन जीत गए। देखिए एक और बात थी इसके अंदर, तो ये जो डिबेट है ये तब से चल रही है और रेगुलर चल रही है जब भी यूएस के अंदर इलेक्शन होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो जो बाइडन वैसे भी नेगेटिव चल रहे थे, इनका टोटल डिफीट थी पूरे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है यूएस के अंदर। और दूसरी बात है कि ये बार बार लड़खड़ा भी जाते थे, बार बार चीजें भूल जाते थे, वो भी इनके खिलाफ जा रहा था। तो लोग कह रहे थे भाई क्यों नहीं आप अपने यहाँ पे कोई अपना कैंडिडेट बाइडन के खिलाफ ऐसे आदमी को रखें जो यंग हो। और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे कुछ इंडियंस थे, और इंडियंस को लोग एज प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहते, इसलिए जो बाइडन को सामने रखा गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस डिबेट के अंदर बाइडन हार गए, और जो अगला इलेक्शन होगा यूएस के अंदर उसके अंदर ट्रंप हैंड्स डाउन जीत जाएंगे। और ये एक्चुअली क्या आप देखेंगे, आपने देखा होगा पिछले एक साल के अंदर यूएस पीएम मोदी की विजिट हुई थी जून 2023 में यूएस के अंदर ऑन ए स्टेट विजिट, और पीएम मोदी को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई थी कि वो चाहते थे कि पीएम मोदी और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हों और वो चाइना को काउंटर कर सकें। लेकिन उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। जो हमारे यहाँ इलेक्शन हुए इंडिया के अंदर मई 2023 में, मई 2024 में, उसके अंदर यूएस का, चाइना का, पाकिस्तान का और कनाडा का, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और यहाँ पे इन्होंने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया इंडिया के खिलाफ, पीएम मोदी को टारगेट किया, लेकिन फिर भी पीएम मोदी जीत गए। तो अब ये इंडिया को उसके बाद ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे निज्जर के ऊपर, चाहे पन्नू के ऊपर, चाहे आपके ह्यूमन राइट्स के ऊपर, चाहे जो एंटी कन्वर्शन लॉ ला रही है हमारी गवर्नमेंट। तो इन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया। और दूसरी तरफ ट्रंप ने पूरी कन्विक्शन दे दी है कि आते ही वो रशिया यूक्रेन का वार खत्म कर देंगे और वो टारगेट करेंगे चाइना को। तो इसका मतलब है कि वो इंडिया के साथ खड़े होंगे चाइना के इशू के ऊपर। और अगर रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी हो जाती है। तो जो ट्रंप है वो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी भी लाएंगे। और जो बाइडन जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को पूरा डिस्टर्ब कर दिया अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम से, उनका जाना भी अच्छा होगा, इंडिया के लिए भी अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर एक बार कहा था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो जो ये आज गल्फ में जो हालात हैं, जो मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, इस वक्त जो लड़ाई छिड़ी हुई है इसराइल हमास की, ईरान का जो चल रहा है हिसाब किताब, वो सब नहीं होता। मैं कोई लड़ाई होने नहीं देता, ये उन्होंने कहा। और इनके आने के बाद, बाइडेन के आने के बाद, तो ये समझ लीजिए हर तरफ एक तरह से कई फ्रंट खुल गए हैं। तो इनकी जो पब्लिक है, अच्छा हथियारों पर इतना खर्च हो रहा है, ये यूक्रेन को अनाप शनाप पैसा दे रहे हैं। एक तो इन्होंने लड़ाई छिड़वाई पहले दोनों देशों के बीच, यानी अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग करवाई, जिस प्रकार इसमें अपना हिस्सा डाला, और जब यूक्रेन तबाह होने लगा तो इन्होंने वहां से डॉलर भेजने शुरू कर दिए। तो पब्लिक ये कहती है कि हमारे टैक्स का पैसा उस लड़ाई में क्यों झोंक रहे हो। इनकी अनपॉपुलर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बेसिकली क्या था
कि जो पहले यूएस के अंदर एक डिमांड चल रही थी कि हमारी फोर्सेस बाहर क्यों जा रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर क्यों जा रही हैं। तो जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया जल्दी जल्दी के अंदर, उससे यूएस की इमेज भी खराब हो गई, यूएस की पोजीशन भी खराब हो गई। और लेकिन उसके बाद इन्होंने जगह जगह के अंदर वॉर करवा दिया, रशिया यूक्रेन वॉर कराया। अगर रशिया यूक्रेन और इसके अंदर कोई बेसिकली आप जब रशिया को चैलेंज करेंगे तो रशिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करेगा। तो इन्होंने वहां पे अपनी मिसाइल लगानी थी यूक्रेन के अंदर, उसको नाटो के अंदर ज्वाइन करवाना था। और ट्रंप कहते हैं कि हम नाटो खत्म करना चाहते हैं। एक बार ट्रंप ने जर्मनी से कहा था कि जो हमारी फोर्सेस जर्मनी के अंदर खड़ी हैं, आप उसके अंदर शेयर तो करो पैसा, मतलब फोर्सेस यूएस की खड़ी हैं तो जर्मनी को उसको पैसा देना चाहिए क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो वो कहते थे नहीं तो मैं आपको अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लूंगा। तो अब दूसरी बात आती है कि रशिया यूक्रेन वार तो स्टार्ट करा दिया जो बाइडेन ने, सब लाइन से है नहीं, सारी इनकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई। रशिया को कमजोर करना चाह रहे थे लेकिन रशिया की इकोनॉमी बूस्ट कर गई और रशिया को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा यूरोपियन कंट्रीज को। और अगर रशिया यूक्रेन वार ना होता तो इसराइल हमास वार भी नहीं होता, और अगर इसराइल हमास वार नहीं होता तो ईरान भी बीच में ना कूदता। तो पूरे वर्ल्ड को जो, और अगर ईरान ने बीच में कूदता तो जो हमारे शिप्स जाते हैं, ट्रेडिंग शिप्स है, उन पर अटैक भी ना होता, हुथिस उन पर अटैक भी ना करते। तो सारी की सारी जो वर्ल्ड के अंदर गलतियां की गई हैं जो बाइडेन के द्वारा, और इसलिए ऐसा लगता है कि जो बाइडेन इलेक्शन हार जाएंगे और ट्रंप आएंगे पावर के अंदर, और ट्रंप अगर पावर के अंदर आएंगे तो ये रशिया यूक्रेन वार तो खत्म ही होगा। साथ में जो दूसरा मेजर इम्पैक्ट होगा वो होगा यूएस की टोटल अटेंशन जाएगी चाइना की तरफ, और वो चाइना पे अटेंशन देंगे क्योंकि चाइना ने पूरी तैयारी कर ली है एक तो ताइवान को लेने की, और दूसरी बात जिस तरीके से वो साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस के जो शिप्स हैं उन पर अटैक कर रहा है, उससे भी पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब है। और इसकी वजह से यूएस की इमेज भी खराब हो रही है क्योंकि पूरा वर्ल्ड सोचता है कि यूएस एक गारंटर है फिलीपींस का और उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इसलिए यूएस की पोजीशन भी खराब है और इसकी वजह से जो बाइडेन की पोजीशन भी खराब है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप बहुत जल्दी पावर में आएंगे, और उम्मीद ये की जाती है ट्रंप पावर में आएंगे तो इंडिया और यूएस के रिलेशन दोबारा से अच्छे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, और इंडिया अपने आप को काउंटर कर पाएगा यूएस की हेल्प से जो भी काम कर रहा है चाइना साउथ चाइना सी के अंदर या इंडियन ओशन के अंदर। बिल्कुल सही है सर। और एक खबर और आई थी कल, मैंने देखा कि इस बार तो पाकिस्तान ने भी बड़ी डिसरेस्पेक्ट कर दी अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के कांग्रेस अमेरिकी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन में खुले आम रिगिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, जरूरत से ज्यादा रिगिंग हुई है, मतलब हिस्टोरिकल कहा उसने, और इसकी जांच कराई जाए। तो पाकिस्तान भड़क गया, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया कि आप हमारे इंटरनल मामलों में मत बोलें। दूसरा हद तब हो गई जब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तान ने, तो इससे बाइडन की बहुत बेइज्जती हुई है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये गुस्ताखी कैसे कर दी, अमेरिका से, अमेरिका की मदद पर, आईएमएफ की मदद पर पलने वाला पाकिस्तान अमेरिका की डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकता है। तो बाइडन की बेइज्जती हुई है जी जी। तो ये जो जितना सब कुछ हुआ है, ये तो मतलब जैसे सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया था और कई फाइलें खुलवा दी थी उनके उनके खिलाफ। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी ट्रंप के टाइम पर, उनको उन्होंने तोड़ दिया, बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये अनपॉपुलर हो गए, और इसीलिए जो बहस हो रही है, इसमें डिबेट हुई है, इसमें भी बाइडन पूरी तरह एक्सपोज होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए दूसरी बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने इनको चैलेंज कर दिया जो बाइडेन को या यूएस की गवर्नमेंट को, और दूसरी तरफ यूएस से अपील कर रहा है कि आप हमें स्मॉल आर्म्स दो, क्योंकि इस टाइम पे वो तैयारी कर रहा है टीटी पे अटैक करने की, पूरी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान की टीटी पे अटैक किया जाए चाइना के कहने पे। अगर वो टीटी पे अटैक करता है तो तालिबान भड़क जाएगा, और अब देखते हैं कि यूएस क्या इनको स्मॉल आर्म्स देगा, क्योंकि आर्म्स के बगैर तो यूएस पाकिस्तान तालिबान से लड़ नहीं सकता, और अगर तालिबान से लड़ने की कोशिश की पाकिस्तान ने तो भी पिटेगा। तो पाकिस्तान भी घिर चुका है और यूएस तो घिर ही चुका है। मुझे लगता है कि यूएस का जो इस टाइम पे इलेक्शन हो रहा है, जो नवंबर के अंदर इलेक्शन होंगे, जो बाइडेन हारेंगे, और जो बाइडेन अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, और जिस प्रकार मिशेल ओबामा का नाम उछाला जा रहा है, लोग कह रहे हैं, रिपब्लिकन्स कह रहे हैं इससे ट्रंप से कि भाई सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो बाइडन अगर जो बैठ भी नहीं पाते, ना ढंग से बोल पाते,
उनकी जगह मिशेल ओबामा भी आ गई तो हमारे लिए एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। इस तरह की बातें भी वहाँ हो रही हैं, तो अपनी रणनीति पर भी वो विचार कर रहे हैं। बहरहाल आगे क्या होता है देखना पड़ेगा। बड़ा दिलचस्प होगा अमेरिका का ये चुनाव है, तो क्योंकि लोकतंत्र है, भारत की तरह काफी बड़ा लोकतंत्र है अमेरिका भी। सूद साहब, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, बहुत बहुत।